तो दोस्तों इस वीडियो में हम पहले जानेंगे कि सॉइल क्या होता है, फिर हम उसकी परिभाषा देखेंगे। हमारी सॉइल की परिभाषा तीन लोगों से, किसानों के अनुसार देखेंगे, फिर इंजीनियरिंग के अनुसार देखेंगे और फिर भूवैज्ञानिक के अनुसार देखेंगे। फिर देखेंगे मृदा यांत्रिकी क्या होता है, फिर मृदा यांत्रिकी की परिभाषा देखेंगे, फिर मृदा यांत्रिकी के पिता कार्ल टारगाजिस के अनुसार देखेंगे मृदा यांत्रिकी की परिभाषा। फिर अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा मृदा यांत्रिकी से लाभ देखेंगे, फिर हमारा मृदा का बनना कैसे होता है ये देखेंगे, और फिर भूवैज्ञानिक चक्र जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको देखेंगे। फिर भौतिक विघटन क्या होता है ये देखेंगे, फिर भौतिक विघटन के कारण। तो इतने हम टॉपिक इस लेक्चर नंबर 1 में देखेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा, इतने टॉपिक देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। तो मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डोज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। यह दोस्तों हमारा 5th सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसमें हमारा सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। आज इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा लेसन नंबर 1 है, लेसन नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन, इसको आज स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों हम जो भी पढ़ाएंगे उसको आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का जो हमारा लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए और जो भी हम पढ़ाएंगे आप उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो हमारा लेसन नंबर 1 में इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम जानते हैं। तो लेसन नंबर 1 में जो हमारा सबसे पहला हेडिंग होगी वो होगी दोस्तों हमारा मृदा। क्या होगी सबसे पहले हेडिंग हमारा लेसन नंबर 1 का? मृदा होगा। मृदा मतलब सॉइल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा। तो मृदा जो शब्द है, मृदा इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों सॉइल। सॉइल शब्द लैटिन भाषा के सोलियम इंग्लिश में SOLIUM, लैटिन भाषा के किससे? सोलियम से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है पृथ्वी की ऊपरी परत है। मतलब जो हम लेसन नंबर 1 में हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मृदा है। सॉइल क्या होती है इसके बारे में हम जान रहे हैं कि हमारा मृदा क्या होता है। तो सॉइल जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है? वो दोस्तों लैटिन भाषा से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के किससे से मिलकर बना है? सोलियम से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सोलियम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की ऊपरी परत। मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत, मिट्टी का तात्पर्य होता है कि मिट्टी हमारी क्या है? पृथ्वी के जो ऊपरी परत पाया जाता है वही हमारा मृदा होता है, सॉइल होता है। तो ये तो हम ये अर्थ अकेले जाने कि ये मृदा क्या होता है, इसकी हम अलग अलग परिभाषाएं जानते हैं।
कोई अलग इसकी परिभाषा देता है, कोई किसान अलग इसकी परिभाषा देते हैं, इंजीनियर के अनुसार इसकी अलग परिभाषा और भूवैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट के अनुसार इनकी अलग अलग परिभाषा है। तो हम देख लेते हैं कि हमारी मृदा की क्या क्या परिभाषा है। तो मृदा की सबसे पहले जो हम परिभाषा देखेंगे किसानों के अनुसार देखेंगे। किसके अनुसार देखेंगे? सबसे पहली हम परिभाषा जो देखेंगे किसानों के अनुसार देखेंगे। किसानों के अनुसार हम परिभाषा देखेंगे किसकी? ये हमारी परिभाषा होगी दोस्तों मिट्टी की होगी किसानों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट के अनुसार हमारी मिट्टी की क्या परिभाषा होती है, इसको हम देखते हैं। तो पृथ्वी के सतह मतलब इंग्लिश में कहें तो सरफेस पर जितने भागों में पेड़ पौधे उगाए जा सके। पृथ्वी के सतह मतलब सरफेस पर जितने भागों में पेड़ पौधे उगाए जा सकें उसे सॉइल कहते हैं। ये हमारी सबसे पहली परिभाषा हुई। सबसे पहली परिभाषा हम किसानों के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी के सतह पर जितने भागों पर, पृथ्वी की हमारी कोई सतह, पृथ्वी सतह है, इस पर जितने भाग पे हमारा पेड़ पौधा उग जाएगा वही हमारी सॉइल कहलाएगी। ये किनके अनुसार है? ये हमारी किसानों के अनुसार परिभाषा है कि जितने भागों में पेड़ पौधे उग जाएंगे उसे हम सॉइल कहते हैं। दूसरी हम परिभाषा देखेंगे दोस्तों, दूसरी हमारी परिभाषा देखेंगे इंजीनियर के अनुसार। किसके अनुसार? इंजीनियर के अनुसार। हमने सबसे पहले किसानों के अनुसार देखा, फिर इंजीनियर के अनुसार ये क्या कह रहे हैं। तो इंजीनियर के अनुसार हमारी परिभाषा है चट्टानों के टूटने से प्राप्त नरम असंघनित इंग्लिश में कहे तो अनकंसोलिडेटेड अर्थ मटेरियल को मृदा कहते हैं। ये हमारी जो दूसरी परिभाषा के किनके अनुसार है? इंजीनियर के अनुसार है। इंजीनियर क्या कहते हैं? इनके अनुसार ये मिट्टी की क्या परिभाषा है? इनके अनुसार परिभाषा है कि चट्टानों के टूटने से प्राप्त नरम असंघनित अनकंसोलिडेटेड अर्थ मटेरियल, मतलब जो चट्टान से टूट जाता है वही हमारा दोस्तों मिट्टी कहलाता है। अर्थ मटेरियल को मृदा कहते हैं। फिर दोस्तों इसको हम उसके लिखें इंग्लिश में तो सॉइल बराबर रॉक्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जो हमारा सॉइल में क्या क्या होता है? सॉइल में दोस्तों हमारा होता है चट्टान होता है प्लस
ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वही हमारा दोस्तों क्या कहलाता है, मिट्टी कहलाता है। ये हमारे इंजीनियर के अनुसार होता है। इंजीनियर के अनुसार क्या परिभाषा होता है, चट्टानों से टूटता है वही हमारा दोस्तों क्या कहलाता है, वो हमारा मिट्टी कहलाता है। और किसानों के अनुसार क्या होता है, किसानों के अनुसार होता है कि पृथ्वी के सतह पर जितने पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं उसे हम सॉइल कहते हैं। अब हम तीसरी परिभाषा जो देखेंगे, तीसरी परिभाषा हमारी होगी भूवैज्ञानिक के अनुसार। किन के अनुसार, भूवैज्ञानिक के अनुसार, जियोलॉजिस्ट के अनुसार। भूवैज्ञानिक के अनुसार, भूवैज्ञानिक के अनुसार, तो ये हमारा इंग्लिश में कहें तो जियोलॉजिस्ट के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट के अनुसार हमारी क्या परिभाषा है, देखते हैं। परिभाषा हम देख रहे हैं किसकी, सॉइल की। हमने दो परिभाषाएं देख ली। सबसे पहले हमने देखी किसानों के अनुसार, फिर दूसरा हमने देखा इंजीनियर के अनुसार। इंजीनियर के अनुसार हमने देखा, अब देख रहे हैं भूवैज्ञानिक के अनुसार। पेड़ पौधे की जड़ें, पेड़ पौधे की जड़ें, पेड़ पौधों की जड़ें पृथ्वी के सतह के नीचे जितनी गहराई तक उपस्थित हो सके उसे सॉइल कहते हैं, उसे सॉइल कहते हैं। यह हमारी तीसरी परिभाषा हुई भूवैज्ञानिक के अनुसार। तो भूवैज्ञानिक के अनुसार हमारी परिभाषा क्या होती है कि जितने नीचे हमारी पेड़ पौधों की जड़ें चली जाती हैं वही हमारा सॉइल कहलाता है। पेड़ पौधों की जड़ें पृथ्वी के सतह के नीचे जितनी गहराई तक उपस्थित हो सके उसे सॉइल कह सकते हैं। तो हमने सबसे पहले मृदा जाना, मृदा क्या होता है, तो ये जाना मृदा हमारा लैटिन भाषा के सोलियम शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य पृथ्वी की ऊपरी परत होती है। फिर हमने मृदा की परिभाषा किसानों के अनुसार जाना, फिर इंजीनियर के अनुसार जाना, और फिर हमने तीसरी परिभाषा जाना भूवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा जाना। दोस्तों इसमें आपको इंजीनियर के अनुसार जो हमारी परिभाषा है इसको आपको लिखना है। ये तो अलग अलग मत के अनुसार हमारी परिभाषाएं हैं, मगर जब एग्ज़ाम में आप लिखेंगे और जो हमारा सॉलिड इसकी डिफिनेशन होती है ये इंजीनियर के अनुसार होती है, क्योंकि हम इंजीनियर हैं तो इंजीनियर वाली परिभाषा पढ़ेंगे। इसमें क्या है, चट्टानों के टूटने से नरम असंघनित अर्थ मटेरियल को मृदा कहते हैं। सॉइल बराबर होता है रॉक्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर होता है। क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला आपको टॉपिक सॉइल क्या होता है और सॉइल की परिभाषाएं क्या क्या होती हैं ये समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है मृदा यांत्रिकी। दूसरा जो टॉपिक है मृदा यांत्रिकी, जो हमारा मेन टॉपिक है मृदा यांत्रिकी, ये हमारा टॉपिक है दोस्तों। मृदा यांत्रिकी इंग्लिश में कहें तो सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स
ये हमारा टॉपिक है, इसको जानते हैं कि हमारा मृदा यांत्रिकी मतलब सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है। पहले लिख लेते हैं, फिर दोस्तों आपको इसका एक एक पॉइंट समझाते हैं कि मृदा यांत्रिकी क्या होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा तथा मृदा के गुणों का अध्ययन किया जाता है। मृदा यांत्रिकी इंग्लिश में कहें तो सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। ये हमारी सीधी परिभाषा हुई। क्या हुआ? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा तथा मृदा के गुणों का अध्ययन किया जाता है। मतलब मृदा क्या होती है इन सब के बारे में तो जानेंगे ही, प्लस मृदा के क्या क्या गुण होते हैं इन सब के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारा वो सॉइल मैकेनिक्स कहलाता है, मतलब मृदा यांत्रिकी कहलाता है। अब देखते हैं मृदा यांत्रिकी मतलब सॉइल मैकेनिक्स की अन्य परिभाषाएं क्या होती हैं और इनके जन्मदाता मतलब इनके पिता फादर ऑफ सॉइल किसे कहते हैं। तो मृदा यांत्रिकी, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मृदा यांत्रिकी सॉइल मैकेनिक्स के सॉइल मैकेनिक्स के जन्मदाता प्रसिद्ध इंजीनियर डॉक्टर कौन है? डॉक्टर इंग्लिश में लिखते हैं कार्ल वॉन गाजी। जो आपको पढ़ना हो गाजी पढ़ेंगे, गाजी जी हैं। ये नाम बहुत दोस्तों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके बिना ये आप हम नहीं याद करेंगे तो आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि इन्हीं के पिता सॉइल मैकेनिक्स के पिता कौन है? हमारे डॉक्टर कार्ल वॉन टरगाजी जी हैं। इंग्लिश में दोस्तों आप ऐसे ही लिखा जाएगा, इंग्लिश में जैसे लिखा जाए। ये फिर 1923 ईस्वी में कार्ल टरगाजी ने थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन संघनन का
सिद्धांत किसका, संघनन का सिद्धांत दिया था। 1923 ईस्वी में जो हम कार्ल टरगाजी का नाम सुन रहे हैं, किसके कारण सुन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 1923 ईस्वी में कार्ल टरगाजी ने थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन, हिंदी में कहें तो संघनन का सिद्धांत दिया था। इसीलिए इनको मृदा यांत्रिकी, सॉइल मैकेनिक्स के पिता कहते हैं। ये जो हमने मृदा यांत्रिकी की जो परिभाषा लिखाई है दोस्तों, ये तो आम व्यवहार की परिभाषा है। इसका हम जब देखते हैं डिफिनीशन हमारी किताब के अनुसार क्या है, इसको देखते हैं कि हमारी किताब के अनुसार क्या परिभाषाएं हैं। तो मृदा यांत्रिकी मतलब जो हमारे पिता हैं किसके, सॉइल मैकेनिक्स के, उनके अनुसार क्या है होती है परिभाषा, ये देखते हैं। तो मृदा इंजीनियर डॉक्टर कार्ल वान टरगाजी के अनुसार, किनके अनुसार हम देखेंगे परिभाषा, ये हमारे इंजीनियर कार्ल टरगाजी के अनुसार परिभाषा देखेंगे कि हमारी सॉइल मैकेनिक्स की क्या है। मृदा यांत्रिकी इंजीनियरी की वह शाखा जिसमें चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक विघटन से निर्मित कणों के अवसादों इंग्लिश में कहें तो सेडिमेंट और असंघनित अनकंसोलिडेटेड जमावों, डिपोजिट जिसमें कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं से जुड़ी इंजीनियरी समस्याओं के समाधान
के लिए अभियांत्रिकी मैकेनिज्म एवं द्रव विज्ञान को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक्स के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये डॉक्टर कार्ल वन टॉरजाजी के अनुसार जो हमारी सॉइल मैकेनिक्स की परिभाषा है, ये कहते हैं मृदा यांत्रिकी इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक विघटन से निर्मित कणों के अवसादों, जो हमारा भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, उनके कारण जब हमारी चट्टानें क्या हो जाती हैं? विघटन हो जाती, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो उसके द्वारा जब हमारा निर्मित कण होगा उसे सेडिमेंटेड अवसाद कहते हैं, और असंघनित अनकंसोलिडेटेड जमाव डिपॉजिट, जिसमें कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, से जुड़ी इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान के लिए मैकेनिज्म एवं हाइड्रोलिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। मतलब जो हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, इसमें हमारा मैकेनिज्म और हाइड्रोलिक्स का सिद्धांत लगेगा, तभी हमारा उससे संबंध है जितनी भी समस्याएं होगी उसका समाधान होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स की परिभाषा डॉक्टर कार्ल वन टॉरजाजी के अनुसार क्या थी, ये समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों जो अगला टॉपिक देखेंगे, अभी तक हमने ये जाना मृदा क्या होती है, फिर हमने मृदा यांत्रिकी मतलब सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है, उसके पिता जाने, फिर डॉक्टर कार्ल वन टॉरजाजी के अनुसार सॉइल मैकेनिक्स की क्या परिभाषा होती है, ये हमने देखा है। अब हम दोस्तों अगला जो टॉपिक देखेंगे, मृदा यांत्रिकी से लाभ। मृदा यांत्रिकी से क्या क्या लाभ होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे कि मृदा यांत्रिकी से क्या लाभ होते हैं। तो अगली जो हमारी हेडिंग होगी मृदा यांत्रिकी। हम जो सॉइल मैकेनिक्स आखिर पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में जानेंगे। तो हमारी हेडिंग होगी मृदा यांत्रिकी से लाभ। मृदा यांत्रिकी मतलब सॉइल मैकेनिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, इससे हमारा क्या क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला जो हम लाभ लिखेंगे वो लाभ है ऊंचे बांधों का अभिकल्पन। ऊंचे बांधों का अभिकल्पन व निर्माण में भी मृदा यांत्रिकी से संभव है। मतलब जब हम कोई भी बांध बनाते हैं तो इससे क्या होता है, हम मृदा यांत्रिकी के बारे में जानते रहेंगे, तभी हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी मृदा है कितना कैपेसिटी यानी कितना लोड सह सकती है, कितने पर हमारा बांध टूट सकता है, कितना, ये सब जानकारी कब होगा, जब हमें सॉइल मैकेनिक्स के बारे में जाने रहेंगे, तभी हम ऊंचे बांध का डिज़ाइन यानी अभिकल्पन
कर सकते हैं। यह हमारा पहला लाभ हुआ, मतलब बांध बनाने में ऊंचे ऊंचे जो होता है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दोस्तों दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हमारा है मृदा यांत्रिकी, मृदा यांत्रिकी, मृदा यांत्रिकी के कारण ही बहुमंजिलों भवन का निर्माण किया जाता है। ये हमारा दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ है सड़कों के निर्माण मरम्मत अभिकल्पन आदि मृदा यांत्रिकी की सहायता से किया जाता है। चौथा है प्रतिधारक। चौथा है दोस्तों प्रतिधारक दीवारें खुदाई में तख्ताबंदी के निर्माण व अभिकल्पन किया जाता है। ये इतने हमारे लाभ हुए मृदा यांत्रिकी से। सबसे पहला लाभ क्या है? सबसे पहले ये लाभ है कि ऊंचे ऊंचे बांधों का अभिकल्पन व निर्माण मृदा यांत्रिकी से ही संभव है। दूसरा लाभ है मृदा यांत्रिकी के कारण ही बहुमंजिलों भवनों का निर्माण किया जाता है। तीसरा है कि सड़कों के निर्माण मरम्मत अभिकल्पन आदि मृदा यांत्रिकी के सहायता से ही किया जाता है। चौथा है प्रतिधारक दीवारें, मतलब जो डिवाइडर दीवारें होती हैं, खुदाई में तख्ताबंदी के निर्माण व अभिकल्पन किया जाता है। तो ये हमने इस लाभ देखा। तो कुल मिला के हम अभी तक 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा मृदा क्या होता है, फिर मृदा यांत्रिकी क्या होता है, फिर दोस्तों हमने ये जाना मृदा यांत्रिकी के लाभ। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है मृदा का बनना, फॉर्मेशन साइकिल ऑफ सॉइल। मतलब हमने जब मृदा पढ़ा, फिर मृदा यांत्रिकी पढ़ा, फिर दोस्तों मृदा यांत्रिकी के लाभ पढ़ा। अब हम जानेंगे कि आखिर हमारे मृदा कैसे बनती है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो लिखते हैं पहले और फिर समझते हैं एक एक पॉइंट। चट्टानों का भौतिक एवं रासायनिक कारणों से
लगातार विघटन होता रहता है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण किससे होता है? सीधा सीधा हमारा चट्टानों का भौतिक एवं रासायनिक कारणों से लगातार विघटन होता रहता है, जिससे हमारा क्या होता है? जिससे हमारा मृदा का निर्माण होता है। दूसरी एकदम इजी परिभाषा कहें तो चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण होता है। तो कोई भी आपसे पूछे मृदा का निर्माण किससे होता है, तो आपको लिखना है मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है। फिर जो चट्टान है उसका निर्माण कैसे होता है? तो मैग्मा के ठंडा होने पर, किसके? मैग्मा के ठंडा होने पर, मैग्मा के ठंडा होने पर चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टानों का निर्माण होता है। अब मैग्मा का निर्माण कैसे होता है ये समझ लेते हैं। बहुत सालों पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी? हमारी पृथ्वी एक सूर्य का आग जैसा गोला थी, मगर इसमें क्या हुआ कि परिवर्तन हुआ। चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक हुआ, उसमें से हमारा परिवर्तन हुआ और हमारा पृथ्वी का ऊपरी परत, पृथ्वी का सिर्फ ऊपरी परत ठंडा हुआ। मगर आज भी हमारे पृथ्वी के अंदर जो गर्म लावा या फिर गर्म आग हैं वो किसके कारण है? वो है, मगर जब कुछ परिवर्तन होता है, जैसे क्या होता है, जैसे हमारा भूकंप आता है या फिर उथल पुथल अन्य कारण होता है, तो जो हमारा पृथ्वी के अंदर लावा है गरम गरम, वो बाहर निकल आता है। ज्वालामुखी के कारण ज़्यादा हमारा निकलता है, तो उसके कारण हमारा बाहर निकल आता है और वही जो लावा होता है वो हमारा ठंडा होकर मैग्मा बन जाता है। वो हमारा मैग्मा बन जाता है। तो मैग्मा जब ठंडा होगा तो चट्टान का निर्माण होगा, और जब हमारा चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तब हमारा मिट्टी का निर्माण होगा। मतलब फॉर्मेशन साइकिल ऑफ सॉइल का निर्माण होता है। तो आप सीधा सीधा लिखिए कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो लिखेंगे मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है। कैसे हमारा चट्टान टूटता है? तो चट्टान हमारा दोस्तों भौतिक एवं रासायनिक कारणों से टूटता है। अब कौन कौन से कारण हो गए कि भौतिक परिवर्तन कैसे होता है कि उसके कारण टूटता है चट्टान, रासायनिक कारण कैसे होता है, वो सब हम अगले बस टॉपिक में पढ़ेंगे कि चट्टान का टूटना कैसे कैसे होता है। अभी इस टॉपिक में आपको सिर्फ ये समझना है कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो चट्टानों का निर्माण मैग्मा से होता है, और फिर मैग्मा से चट्टानों का निर्माण किससे होता है? मैग्मा से होता है। और फिर जब चट्टान टूटेगा तो हमारे मिट्टी का निर्माण होगा। तो इसको लिखना चाहें तो ये लिखेंगे मैग्मा होता है, मैग्मा के बाद हमारा क्या बनेगा? चट्टान बनेगा, और चट्टान के बाद हमारा मिट्टी बनेगा। यही प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा। मगर हम लिखेंगे चट्टान
का जब अपक्षय होगा, क्या होगा, अपक्षय होगा। अब अपक्षय क्या होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, तब हमारा मिट्टी बनेगा, मृदा बनेगा। आप ये भी सिर्फ समीकरण लिख सकते हैं कि चट्टान का जब अपक्षय होगा तो मिट्टी बनेगा। ये भी हमारी सही परिभाषा, सही डेफिनेशन है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मृदा का बनना कैसा होता है समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कि भूवैज्ञानिक चक्र, जियोलॉजिकल साइकिल ये क्या होता है, और फिर इसी से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और जो बहुत बड़ा होगा। इसमें पूरा हम जानेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, फिर हमारा कैसे उसका टूटता है, और फिर कैसे मिट्टी का निर्माण होता है। इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो हमारी हेडिंग होगी मृदा का भूवैज्ञानिक चक्र। ये हमारा इंग्लिश में कहें तो जियोलॉजिकल साइकिल, ये हमारा टॉपिक होगा। देखते हैं क्या होता है। चट्टानों से मृदा एवं मृदा से पुनः चट्टान का बनना भूवैज्ञानिक चक्र, जियोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। तो आसान भाषा में समझे तो हमारा जियोलॉजिकल साइकिल क्या कहलाता है। जियोलॉजिकल साइकिल कहलाता है कि दोस्तों चट्टान जो रॉक है, ये जो हमारी रॉक है, इसका जब हम करेंगे जियोलॉजिकल साइकिल, ये मिट्टी बनेगा। क्या बनेगा, मिट्टी हमारी बनेगी। मतलब चट्टान जब टूटेगा, जियोलॉजिकल साइकिल होगा तो वो हमारी मिट्टी बनेगी, और मिट्टी का जियोलॉजिकल साइकिल होगा, चट्टान होगा। मतलब एक दूसरे में जब परिवर्तन होते रहता है और यह क्रिया चलती रहती है, तो यही हमारा जियोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। आसान भाषा में समझें तो चट्टानों से मृदा एवं मृदा से चट्टानों का बनना ही हमारा जियोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। अब इसके कितने फेस होते हैं, मतलब हमारा एक ही प्रोसेस में थोड़ा हो जाता है कि मिट्टी से सीधा चट्टान बनेगा, चट्टान से सीधा मिट्टी बनेगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमारी 3 प्रक्रियाएं होती है, तब ये होता है। तो देखते हैं भूवैज्ञानिक चक्र की 3 क्रियाएं होती है। कितनी होती हैं, 3 होती हैं। भूवैज्ञानिक चक्र की 3 क्रियाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 3 क्रियाएं होती हैं। पहला होता हमारा है चट्टानों का विघटन। पहले हमारा क्या होगा, चट्टान का विघटन होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इरोजन। क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। और दूसरा कहते हैं विघटित काड़ों का
परिवहन एवं निक्षेपण। इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिपोजिशन। ये हमारा दूसरा है। फिर तीसरा जो हमारा है दोस्तों, तीसरा कहते हैं अव्युत्थान अर्थात उथल पुथल। उथल पुथल अपहीवल। अपहीवल। ये हमारी 3 क्रियाएं होती है जियोलॉजिकल साइकिल। पहला होता है चट्टानों का विघटन, इरोजन होता है, और दूसरा होता है विघटित कणों का परिवहन एवं निक्षेपण, और तीसरा होता है अभ्युत्थान, उथल पुथल कहें, इंग्लिश में कहें तो अपहीवल कहते हैं। अब इसको हम जियोलॉजिकल जो साइकिल होता है उसकी सहायता से हम समझते हैं कि ये हमारा कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, इसको एक, ये हमारा क्या होगा, चट्टान है। चट्टान का क्या होगा, विघटन होगा। चट्टान का क्या होगा, विघटन होगा। और फिर इसका क्या होगा, परिवहन। इसका होगा परिवहन एवं निक्षेपण। और फिर क्या होगा, अभ्युत्थान। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, वही बन जाएगा चट्टान। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। 3 प्रोसेस होता है, पहले विघटन होगा, फिर परिवहन होगा, अभ्युत्थान होगा, और फिर हमारा चट्टान बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि हमारे भूवैज्ञानिक के चक्र कितने होते हैं। अब हम इन चक्रों का विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि हमारा विघटन कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। दोस्तों हमने सबसे पहले जब जियोलॉजिकल साइकिल पढ़ा तो उसमें सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या था, सबसे पहला था हमारा चट्टानों का टूटना। अब इनके बारे में देखते हैं कि हमारा आखिर चट्टान कैसे टूटता है। तो इंग्लिश में कहें तो इरोजन ऑफ रॉक्स या फिर डिसइंटीग्रेशन कहें, आपको जो पसंद आए वो कहिए। हम ज़्यादातर कहेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। तो लिखते हैं कि ये क्या होता है, भौतिक एवं भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना चट्टानों का विघटन या फिर अपक्षय कहलाता है। सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस था जियोलॉजिकल साइकिल का वो था चट्टानों का विघटन या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। तो ये क्या होता है, मतलब भौतिक कारक हो चाहे रासायनिक कारक हो, चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना
चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही चट्टानों का विघटन या फिर अपक्षय या फिर डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। तो विघटन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही हमारा चट्टानों का डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। अब चट्टानों का विघटन या फिर अपक्षय के प्रकार, हेडिंग है हमारी, ये कितने प्रकार का होता है। तो चट्टानों का विघटन, चट्टानों का विघटन या फिर अपक्षय के प्रकार, चट्टानों का टूटना या फिर अपक्षय के प्रकार। तो चट्टानों का विघटन लिखेंगे, चट्टानों का विघटन दो, कितने प्रकार से, दो प्रकार से होता है। चट्टानों का विघटन दो प्रकार से होता है। पहला होता है भौतिक विघटन, विघटन कहें या अपक्षय कहें बात वही है। हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। और दूसरा होगा रासायनिक विघटन, इंग्लिश में कहें तो केमिकल डिसइंटीग्रेशन। कुल मिला के हमारा डिसइंटीग्रेशन मतलब अपक्षय दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक होता है और दूसरा होता है रासायनिक होता है। तो कुल मिला के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय होते हैं। अब देखते हैं भौतिक अपक्षय क्या होता है। भौतिक अपक्षय क्या होता है, अगली हेडिंग होगी हमारी भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय कहें, भौतिक अपक्षय या फिर विघटन, इसको इंग्लिश में कहें तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। देखते हैं क्या होता है ये फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। इस विघटन में चट्टानों के पार्टिकल्स के शेप, साइज, स्ट्रक्चर, शेप, साइज और स्ट्रक्चर इत्यादि में, शेप, साइज, स्ट्रक्चर इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है, में परिवर्तन हो जाता है। परंतु केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन
नहीं होता है। भौतिक अपक्षय में क्या होता है? इस विघटन में चट्टानों के पार्टिकल के शेप, साइज, स्ट्रक्चर इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस विघटन के कारण कोर्स ग्रेन सॉइल का निर्माण होता है। इस विघटन के कारण क्या होता है? COARE कोर्स ग्रेन सॉइल का निर्माण होता है। सॉइल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल हमारा क्या है? एग्जाम्पल हमारा है इसका सैंड एंड ग्रेवल। सैंड एंड ग्रेवल इसका उदाहरण है। भौतिक अपक्षय के कारण किसका निर्माण होता है? कोर्स ग्रेन सॉइल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल हमारा क्या है? एग्जाम्पल हमारा है सैंड एंड ग्रेवल, इसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं भौतिक अपक्षय क्या होता है। ये जान लिया है। भौतिक अपक्षय में क्या होता है? पार्टिकल के शेप, साइज और स्ट्रक्चर इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस विघटन के कारण कोर्स ग्रेन सॉइल का निर्माण होता है। जैसे हमारा सैंड एंड ग्रेवल इसका उदाहरण है। अब देखते हैं भौतिक विघटन या फिर भौतिक अपक्षय के कारण। तो देखते हैं, हेडिंग होगी दोस्तों भौतिक विघटन के कारण। क्या होगी? भौतिक विघटन के कारण। भौतिक विघटन के कारक मतलब फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एजेंट्स। देखते हैं हमारे भौतिक विघटन के कारण कौन कौन से होते हैं। तो बहुत से कारण होते हैं भौतिक विघटन के, मगर दोस्तों हम इसमें सिर्फ 5 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे पेड़ पौधों के कारण। पेड़ पौधों की जड़ों के कारण। पेड़ पौधों की जड़ों के कारण। और दूसरा पढ़ेंगे तापक्रम में बदलाव के कारण। और दोस्तों तीसरा पढ़ेंगे अपघर्षण क्रिया। और चौथा पढ़ेंगे दोस्तों, चौथा है चट्टानों के रंध्रों में जल का प्रवेश करना। और दोस्तों पांचवा होगा दोस्तों भूकंप व भूस्खलन। भूकंप व भूस्खलन इतना है दोस्तों, भूकंप व भूस्खलन। तो दोस्तों भौतिक विघटन के कारक कौन कौन से हैं? पेड़ पौधों की जड़ों के कारण, इनका हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हेडिंग पढ़ा रहे हैं,
5 कारण पढ़ेंगे। पेड़ पौधों की जड़ों के कारण, तापक्रम के बदलाव के कारण, अपघर्षण की क्रिया, और चौथा रहेगा चट्टानों के रंध्रों का जल का प्रवेश, और 5वां रहेगा भूकंप व भूस्खलन। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।